हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 1 भाग 2। वो लड़का जो जिंदा बच गया। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वे अभी अभी एक ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी भी चीज को पसंद नहीं किया जाता था। वे अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उन्हें देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा जो सड़क के दूसरे छोर पर अभी भी उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वे जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। यह चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला सड़क का लैंप तर से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया, अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां ही बची थी। दूर बैठी बिल्ली की आंखें जो उन्हें देख रही थी। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेस डजली ही क्यों न होती, तो भी वो यह नहीं देख सकता था कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डम्बलडोर ने बत्ती बुझाने वाला यंत्र को वापस अपने जोगे में रख लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहाँ वे बिल्ली की बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की तरफ नहीं देखा, परंतु एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैगोनिगल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वे बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु भोली बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली की बजाय वे एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो उसी तरह का चौकर चश्मा पहननी थी जिस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ थे। वह भी एक जोगा पहनी थी जो गहरे हरे रंग का था। उसके बाल जुड़े थे, कसकर बंधे थे। साफ नजर आ रहा था कि वह परेशान थी। आप कैसे समझे कि वे बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तनकर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठना पड़ता तो आप भी ऐसे ही तनकर बैठते, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा। दिन भर? जबकि आप जश्न मना सकती थी। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दावतों और समारोह के पास से होता हुआ आ रहा हूँ। प्रोफेसर मैगोनिगल गुस्से से घुर्राई। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे थे, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे समझदारी इसी में होती कि वे थोड़े सावधान रहते, परंतु नहीं। यहाँ तक मगलू भी जान गए हैं कि कोई अजीब चीज हुई है। उनके समाचारों में यह खबर थी। उन्होंने अपने सिर को डजली के अंधेर ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे, उल्लुओं के झुंड, उल्काएं। वह लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं, उन्हें पता चलना ही था। कैंट में उल्काओं की बारिश, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि डीडल्स डीगल का काम होगा। उसमें ढेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डम्बलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह ही नहीं थी। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैगोनिगल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि लोग बेवकूफ़ी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलुओं जैसे कपड़े तक नहीं पहने, जोगे पहन भरी दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। फिर उन्होंने डम्बलडोर पर तीखी तिरछी निगाहें डाली, मानो उम्मीद कर रही हो कि वे कुछ कहेंगे, परंतु क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए वे आगे बोलती रही। कितना बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो जाएगा, उसी दिन मगलुओं को हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है कि सचमुच चला गया है ना डम्बलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डम्बलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीजों के लिए ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या शरबत लेमन? एक तरह की मगलू मिठाई जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, प्रोफेसर मैगोनिगल ने ठंडे स्वर में कहा, मानो कहना चाहती हो कि यह भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसा मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया हो,
माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसे समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए। यह तुम जानते हो कौन? कि बकवास छोड़िए। पिछले 11 साल में मैं लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे उसे उसके असली नाम से बुलाएं, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैकगोनागल पीछे हटी, परंतु डम्बलडोर 2 शरबत लेमन निकालने में लगे थे, इसलिए वे उनकी तरफ नहीं देखे। अगर हम कहते रहे तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं डरते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। उनके स्वर में आधी तारीफ और आधी उलझन साफ सुनाई दे रही थी। आपकी बात अलग है। सब जानते हैं कि आप ही वह अकेले आदमी हैं जिसने तुम जानते हो। अरे अच्छा, वोल्डेमॉर्ट डरता था। आप मेरी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, डम्बलडोर ने शांति से कहा। वोल्डेमॉर्ट में ऐसी शक्तियां हैं जो मुझ में कभी नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से इतना कभी नहीं शर्माया जब मैडम पॉम्फ्री ने मेरे नए मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने डम्बलडोर को घूर कर देखा और कहा, उल्लुओं की तो छोड़िए, उससे भी तेज रफ्तार से अफवाहें चारों तरफ उड़ रही हैं। आप जानते हैं लोग क्या क्या कह रहे हैं कि वह क्यों गायब हो गया, कि आखिर किस चीज ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर मैकगोनागल उस मुद्दे पर पहुंच चुके थे जिस पर चर्चा करने के लिए वे सबसे ज्यादा बेचैन थे। वह असली कारण जिसकी वजह से वे ठंडी सख्त मुंडेर पर दिन भर बैठकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि न तो बिल्ली के रूप में न ही महिला के रूप में उन्होंने डम्बलडोर पर पहले इतनी पैनी निगाहें डाली थी जितनी कि वे इस समय डाल रही थी। यह बात साफ थी कि चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, वे उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली जब तक कि डम्बलडोर खुद न कह दे कि यह सच था। परंतु डम्बलडोर इस समय एक और शरबत लेमन चाट रहे थे और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जोर देकर आगे कहा, लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट कल रात को गैड्रिक हॉलो में पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह यह है कि लिली और जेम्स पॉटर कि वे लोग मर चुके हैं। डम्बलडोर ने सिर झुकाया। प्रोफेसर मैकगोनागल के मुंह से आ निकल गई, लिली और जेम्स? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। ओह एल्बस। डम्बलडोर आगे बढ़े और उन्होंने प्रोफेसर मैकगोनागल का कंधा थपथपाया। मैं जानता हूँ, उन्होंने भारी आवाज में कहा। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज थरथरा रही थी। यही नहीं, लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उनके बेटे हैरी पॉटर को भी मारने की कोशिश की, परंतु वह उसे नहीं मार पाया। वह उस छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता कि क्यों, क्या, कैसे, परंतु लोग कह रहे हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया तो उसकी शक्ति नष्ट हो गई और इसलिए वो गायब हो गया। डम्बलडोर ने उदास होकर सिर हिलाया। यह सच है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने हकलाते हुए कहा। जब उसने इतना सब कुछ किया था तब उसने इतने सारे लोगों को मार डाला था, इसके बाद भी वह एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। बड़ी हैरानी की बात है। उसे रोकने वाला कौन था? परंतु भगवान के लिए मुझे यह बताइए कि हैरी कैसे बच गया? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, डम्बलडोर ने कहा। शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे अपनी आंखें पोंछी। डम्बलडोर ने गहरी सांस खींचते हुए अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और उसे ध्यान से देखा। यह घड़ी बहुत विचित्र थी क्योंकि उसमें 12 कांटे थे पर अंक एक भी नहीं था। इसके बजाय इसके किनारे पर छोटे ग्रह घूम रहे थे। बहरहाल इससे डम्बलडोर को कुछ समझ में आया होगा क्योंकि उन्होंने इसे वापस अपनी जेब में रख लिया और कहा, हैग्रिड को देर हो गई। वैसे मुझे लगता है उसी ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। मुझे नहीं लगता आप मुझे यह बताएंगे कि आप कहीं और जाने के बजाय यहाँ क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ। जब उसके परिवार के नाम पर सिर्फ यही लोग बचे हैं। आप यह तो नहीं कहना चाहते, आप इशारा उन लोगों की तरफ तो नहीं है जो यहाँ रहते हैं?
प्रोफेसर मैगोनिगल ने चीखते हुए मकान नंबर 4 की तरफ इशारा किया और वे मुंडेर से नीचे कूद गई। डम्बलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों को देखा है। दुनिया में आपको ऐसे 2 लोग नहीं मिल सकते जो हमसे इतने अलग हो। और उनका एक बेटा भी है। मैंने देखा है वह अपनी माँ को पूरी सड़क पर लात मारता जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ आकर रहेगा? यह उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, डम्बलडोर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल आंटी उसे सब कुछ समझा देंगे। मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी? प्रोफेसर मैगोनिगल ने मरी हुई आवाज में दोहराया और वे एक बार फिर मुंडेर पर बैठ गई। डम्बलडोर, क्या आप सचमुच लगता है कि आप चिट्ठी में सारी बातें समझा सकते हैं? ये लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वह मशहूर होगा, चारों तरफ उसका नाम होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भविष्य में आज का दिन हैरी पॉटर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएंगी। हमारी दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा, डम्बलडोर ने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से गंभीरता से देखते हुए बोले। यह किसी भी बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। वह मशहूर हो जाए इससे पहले कि वह बोलना और चलना सीखे, उसे तो वह घटना भी याद नहीं होगी जिसके लिए वह मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वह इस सबसे दूर रहकर बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक कि वह इसे झेलने के लिए तैयार न हो जाए? प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपना मुंह खोला, फिर अपना इरादा बदलकर अपने विचार को निगला और आगे कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु डम्बलडोर, वह बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डम्बलडोर के जोगे को घूरा, जैसे उन्हें लग रहा है कि हैरी उसी के नीचे छुपा था। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या आपको यह ठीक लगता है कि आप हैग्रिड पर इतना महत्वपूर्ण काम के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है, डम्बलडोर ने कहा। मैं यह नहीं कहती कि वह दिल का बुरा है, मैगोनिगल ने मन मारकर कहा, परंतु आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह थोड़ा लापरवाह है। उसकी यह आदत है। यह कैसी आवाज है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज ने उनके चारों तरफ फैली खामोशी तोड़ी। आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। उन्होंने सड़क पर ऊपर और नीचे की तरफ हेडलाइट की रोशनी की तलाश की और जब आवाज बहुत तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। एक बड़ी मोटरसाइकिल हवा में से निकलकर नीचे उतरी और उनके सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, परंतु यह उस आदमी के मुकाबले कुछ नहीं थी जो उस पर बैठा हुआ था। वह आम आदमी की तुलना में दुगना लंबा था और कम से कम 5 गुना चौड़ा था। वह एकदम जंगली लग रहा था क्योंकि काले बालों और दाढ़ी की लंबी लटों ने उसके ज्यादातर चेहरे को छुपा रखा था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूते में उसके पैर बेबी डॉल्फिन की तरह लग रहे थे। उसकी विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबल की एक पोटली थी। हैग्रिड, डम्बलडोर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए। और तुम्हें यह मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधार ली है प्रोफेसर डम्बलडोर सर, हैग्रिड ने मोटरसाइकिल से सावधानी से उतरते हुए कहा। सीरियस ब्लैक ने यह हमें उधार दी है, हम उसे ले आए सर। कुछ मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गया था, परंतु इससे पहले कि मगलू चारों तरफ जमा हो जाते हम उसे सही सलामत बाहर निकाल लाए। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर उड़ रहे थे तो उसकी नींद लग गई। डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनिगल आगे झुके और उन्होंने कंबलों की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के गुच्छे के नीचे उन्हें एक अजीब से आकार का घाव दिख रहा था, जैसे वहां पर बिजली गिरी हो। क्या यहीं पर? प्रोफेसर मैगोनिगल फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, डम्बलडोर ने कहा, उसके माथे पर निशान जिंदगी भर रहेगा। क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? डम्बलडोर, अगर मैं कर भी सकता तो भी नहीं करता। घाव के निशान कई बार बहुत काम आते हैं। मेरे खुद के बाएं घुटने के ऊपर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड का बेहतरीन नक्शा है। खैर, डम्बलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में लिया और डर्जली के घर की तरफ मुड़े। डम्बलडोर ने हैरी को दरवाजे की सीढ़ी पर धीरे से लिटा दिया। अपने जोगे से एक चिट्ठी निकाली, उसे हैरी के कंबल के अंदर सावधानी से रखा और इसके बाद वे उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वे तीनों
खड़े रहे और उस छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे। प्रोफेसर मैगोनिगल की पलकें लगातार छपक रही थी और डम्बलडोर की आंखों में जो चमक आमतौर पर नजर आती है वह उस समय नहीं दिख रही थी। तो डम्बलडोर ने अंत में कहा, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं और जश्न में शामिल हो जाएं। हाँ, हैग्रिड ने बहुत दबी आवाज में कहा, हम ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देते हैं। गुड नाइट प्रोफेसर मैगोनिगल। प्रोफेसर डम्बलडोर सर। अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी जैकेट की आस्तीन में पहुंचते हुए हैग्रिड मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर उसके इंजन में जान डाल दी। फिर तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा से उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैगोनिगल, मुझे आशा है आप जल्दी ही मुलाकात होगी, डम्बलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने जवाब में अपनी नाक सुर्खी। डम्बलडोर मुड़े और सड़क पर चल दिए। मोड़ पर जाकर वे रुके और अपना चांदी वाला बत्ती बुझाने वाला यंत्र बाहर निकाला। उन्होंने एक बार क्लिक किया और तो रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंपों की तरफ तेजी से लपके और प्रिवेट ड्राइव का अचानक नारंगी रोशनी में नहा गया। डम्बलडोर देख सकते थे कि सड़क के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ी बिल्ली चली जा रही थी। उन्हें नंबर 4 की सीढ़ी पर रखे कंबलों की पोटली की झलक भर दिख रही थी। गुड लक हैरी, उन्होंने धीमे से कहा। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबलों के भीतर करवट बदली। उसके नन्हे से हाथ ने पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वह सोता रहा। वह नहीं जानता था कि वह खास था, यह भी नहीं कि वह मशहूर था, यह भी नहीं कि वह कुछ घंटे बाद मिसेस डजली की चीख सुनकर उठेगा जब वे दूध की बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाजा खोलेंगी। वह यह भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसका कजिन डजली उसे नोचेगा और तंग करेगा, और वह यह तो जान ही नहीं सकता था कि इस समय पूरे देश में छुप छुपा कर मिल रहे लोग अपने गिलास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, वह लड़का जो जिंदा बच गया।